आइए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प कहानी की तह तक जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो लगातार अस्तित्व के संकट और अजीबोगरीब विरोधाभासों से भरी है। एक छोटा सा द्वीप जिस पर सदियों तक बाहरी हमले होते रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि यही द्वीप दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य में तब्दील हो जाता है। सच में ये सवाल दिमाग को उलझा कर रख देता है। कैसे कैसे एक छोटा सा द्वीप जिससे सदियों तक बाहरी ताकतों ने बुरी तरह रौंदा हो, अचानक से पलटवार करता है और धरती के 1/4 हिस्से को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। ये कोई धीमी या आसान शुरुआत नहीं थी, बल्कि अपना वजूद बचाने की एक खौफनाक और तनावपूर्ण जद्दोजहद थी जिसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। सदियों तक ये द्वीप बस बाहरी ताकतों के रहमो करम पर जी रहा था। रोमनों ने आकर अपनी विशाल इमारतें और सभ्यता थोप दी। उनके जाने के बाद एंगल्स और सैक्सन ने कब्जा जमाया। फिर 8वीं सदी में वाइकिंग्स अपनी आग और खौफनाक तबाही के साथ टूट पड़े और 1066 आते आते नॉर्मन विजेताओं ने अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? लगातार हो रहे इन जानलेवा हमलों ने इस द्वीप को खत्म नहीं किया, बल्कि यहाँ के लोगों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और कभी हार न मानने वाली एक जुझारू पहचान पैदा कर दी। उन्होंने हर कीमत पर लड़ना सीख लिया था। और इस बेचैनी का सबसे बड़ा और शायद सबसे खौफनाक इम्तिहान 1588 में सामने आया। सामने कौन था? उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति, कैथोलिक स्पेन का वो विशाल अजेय समुद्री बेड़ा जिसे अरमाडा कहा जाता था। ये वो पल था जहां इंग्लैंड का नामो निशान इतिहास के पन्नों से मिट सकता था। लेकिन चमत्कारिक रूप से इस छोटे से बेचैन राष्ट्र ने यूरोप की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर ला दिया। इस नामुमकिन सी जीत ने सिर्फ इनका वजूद ही नहीं बचाया, बल्कि इस पूरे द्वीप को एक खतरनाक और बिल्कुल नया आत्मविश्वास दे दिया। अब बाहरी दुश्मन तो हार गया, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि घर के अंदर सब शांत था। अंदर का सफर तो और भी ज्यादा खूनी और अराजक था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के 45 साल के लंबे शासन के बाद गद्दी का कोई वारिस नहीं बचा। 1603 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुकुट एक हुए तो पूरे द्वीप को एक ही राष्ट्र बनाने का एक नया लेकिन खतरनाक विचार पनपने लगा। और नतीजा 1642 का वो क्रूर ग्रह युद्ध, राजा चार्ल्स प्रथम को सरेआम दी गई फांसी और ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में बना नया गणतंत्र। सत्ता की इस भूख ने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया था। इसी भयानक उथल पुथल के बीच इतिहास का एक बेहद अजीब और सच कहें तो थोड़ा हास्यास्पद मोड़ आता है, जब राजा जेम्स द्वितीय की नीतियां देश को एक और खूनी गृह युद्ध की तरफ धकेल रही थीं, तो संसद ने एक गजब का रास्ता निकाला। उन्होंने राजा की अपनी ही बेटी मेरी और उनके पति विलियम को बाकायदा एक खत लिखकर न्योता दिया कि आइए और हम पर आक्रमण कर दीजिए। बिल्कुल बिना किसी खून खराबे के हुए इस तख्तापलट को शानदार क्रांति का नाम दिया गया, जिसने बिना गोली चले सत्ता का पूरा खेल ही पलट दिया। लेकिन ये जो तथाकथित शांतिपूर्ण एकता थी ना, ये मुफ्त में नहीं मिली थी। स्कॉटलैंड में जब कुछ कबीलों ने वफादारी की शपथ लेने में जरा सी भी देरी की तो 38 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये लंदन की तरफ से एक बेहद खौफनाक और सीधा संदेश था। आखिर में चरमराती अर्थव्यवस्था और खराब फसलों के बोझ तले दबकर स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ जुड़ना ही पड़ा और 1707 में ग्रेट ब्रिटेन वजूद में आया। खून और संघर्ष की नींव पर खड़ा ये नया एकजुट राष्ट्र अब पूरी दुनिया पर अपनी नजरें गड़ा चुका था। अब यहां एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आती है। जरा सोचिए, कैसे एक आम सी प्राइवेट कंपनी एक इतने खूंखार और विशाल साम्राज्य में बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में सिर्फ माल बेचने और मुनाफा कमाने गई थी, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने सत्ता हथिया ली, बड़े बड़े किले बना लिए और जनता से सीधा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। मुनाफा ही उनका इकलौता धर्म बन चुका था और उनकी ये क्रूरता इस हद तक गिर चुकी थी कि 1770 के उस भयानक बंगाल अकाल में, जब लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर जान दे रहे थे, तब भी ये कंपनी बिना किसी रहम के अपना टैक्स वसूलती रही। अब इस बेकाबू हो चुकी साम्राज्यवादी मशीन को रोकना लगभग नामुमकिन था। 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने जब बगावत की तो एक पूरा का पूरा महाद्वीप इनके हाथ से निकल गया। लगा कि शायद अब ये रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, इनकी रफ्तार जरा भी धीमी नहीं पड़ी। इसके ठीक उलट 1788 में इन्होंने अपने कैदियों को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को भेजना शुरू कर दिया और घर वापस ब्रिटेन में वहां एक और बड़ा धमाका हो रहा था, औद्योगिक क्रांति।
भाप के उन विशाल इंजनों, कोयले की गहरी खदानों और मीलों तक बिछी रेलवे लाइनों ने सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदला, बल्कि दुनिया पर राज करने की एक ऐसी अजेय लहर पैदा कर दी जिसका कोई सानी नहीं था। लेकिन सत्ता के इस खेल में हमेशा कोई ना कोई बड़ा खतरा मंडराता रहता है, और इस बार वो खतरा था नेपोलियन। 1805 के ट्राफेलगर युद्ध में एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने अकेले ही फ्रांसीसी और स्पेनिश नौसेनाओं के संयुक्त बेड़े से सीधा पंगा ले लिया। उनका यही दुस्साहस था जिसने नेपोलियन की उस मजबूत समुद्री नाकाबंदी की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, नेल्सन इस जंग में मारे गए, लेकिन फ्रांसीसी नौसेना पूरी तरह तबाह हो गई, और ये छोटा सा द्वीप अब किसी भी बाहरी आक्रमण से बिल्कुल सुरक्षित था। समंदर का नया और निर्विवाद राजा अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन था। समंदर पर इस बेजोड़ और एक तरफा कब्जे का नतीजा सचमुच कल्पना से भी परे था। विक्टोरियन युग जब अपने चरम पर था तो जरा अंदाजा लगाइए, पूरी पृथ्वी का 1/4 हिस्सा सीधे सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक टेलीग्राफ के तार बिछ चुके थे। भारत से बेशकीमती सूती कपड़ा आ रहा था और ऑस्ट्रेलिया से ऊन। इस पूरे वैश्विक व्यापार के चक्र ने लंदन को दुनिया के सारे साम्राज्यों का सबसे बड़ा बैंकर बना दिया था। दुनिया की सत्ता का निर्विवाद केंद्र अब यही राष्ट्र था। लेकिन ठहरिए, इस असीमित और बेतहाशा विस्तार के पीछे एक बहुत ही भयानक और काली सच्चाई छिपी थी। इस कामयाबी की एक बहुत बड़ी नैतिक कीमत चुकाई गई। 1845 के आयरिश आलू अकाल में लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो गए और सरकार बस चुपचाप तमाशा देखती रही। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान आम नागरिकों को बेहद क्रूर और अमानवीय शिविरों में ठूंस दिया गया। खुद ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक मलिन बस्तियों में छोटे छोटे बच्चों से भयानक हालातों में मजदूरी करवाई गई, और इसी लंबे शोषण का ज्वालामुखी 1857 में भारत में फटा, जब भड़के उस ऐतिहासिक विद्रोह ने लंदन को मजबूर कर दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करें और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में ले ले। फिर आती है 20वीं सदी, जो अपने साथ 2 ऐसे विनाशकारी झटके लेकर आई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। 1914 में दुनिया के पहले औद्योगिक युद्ध ने खाइयों के भीतर एक पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी को निगल लिया। साम्राज्य ने खून की नदियां बहाकर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उनकी रूह अंदर तक टूट चुकी थी। और इससे पहले कि वो इस सदमे से बाहर आ पाते, 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर धावा बोल दिया। 1940 आते आते ब्रिटेन उस खूंखार नाजी जर्मनी के सामने बिल्कुल अकेला तनकर खड़ा था। रात दर रात आसमान से उनके शहरों पर बमों की बारिश हो रही थी। ये एक बार फिर से अपना वजूद बचाने की वही पुरानी और खौफनाक लड़ाई थी। और यहीं पर इतिहास का एक सबसे बड़ा और दर्दनाक विरोधाभास सामने आता है। एलन ट्यूरिंग जैसे जीनियस कोड ब्रेकर्स, नई रडार तकनीक और मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर ब्रिटेन ने वो महायुद्ध जीत तो लिया, लेकिन इस जीत की कीमत सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। अपना वजूद बचाने और इस जंग को जीतने में उनका पूरा का पूरा खजाना खाली हो चुका था। जिस विशाल साम्राज्य को उन्होंने सदियों में खड़ा किया था, उसे अब संभाले रखने की ताकत और पैसा दोनों ही पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। और बस यहीं से साम्राज्य के ढहने की शुरुआत हुई। जैसे ताश के पत्ते बिखर रहे हों, वो साम्राज्य अब एक ऐसा भारी बोझ बन चुका था जिसे उठाना अब उनके बस में नहीं था। सबसे तगड़ा झटका 1947 में लगा, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और ब्रिटिश ताज का सबसे कीमती नगीना हमेशा के लिए छिन गया। इसके बाद तो अफ्रीका से लेकर कैरेबियन तक हर जगह से आज़ादी की आवाज़ें उठने लगी। लेकिन इस बार कोई खूनी युद्ध नहीं लड़ा गया। संधियां की गईं, अपने झंडे चुपचाप उतार लिए गए, और 1997 में हांगकांग को वापस सौंपने के साथ ही वो कभी न डूबने वाले सूरज का साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। साम्राज्य के पतन की इस राख से एक बिल्कुल चौंकाने वाली नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे हम राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहते हैं। ये उन पुराने उपनिवेशों का एक अनूठा नेटवर्क था जिन्हें अब बंदूकों या खूंखार सेनाओं के जोर पर नहीं डराया गया था। इसके बजाय वे अपने साझा इतिहास, व्यापार और भाषा के जरिए अपनी मर्जी से एक दूसरे से जुड़े रहे। पतन के उस भारी तनाव और बिखराव ने किसी पूर्ण तबाही के बजाय एक बेहद समझदार और सहकारी वैश्विक ढांचे को जन्म दिया। साम्राज्य छिनने के बाद इस द्वीप को खुद को बहुत तेजी से और पूरी तरह से फिर से गढ़ना पड़ा। सबसे पहले नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS की शुरुआत हुई, जो लोगों की सेहत के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। पूर्व कॉलोनियों से आने वाले प्रवासियों ने लंदन की शक्ल ही बदल दी और उसे एक बेहद विविध, रंग बिरंगे वैश्विक चौराहे में तब्दील कर दिया।
अपने ही अंदर के गहरे घावों को भरने के लिए स्कॉटलैंड और वेल्स को ज़्यादा आज़ादी दी गई और 1998 के उस ऐतिहासिक गुड फ्राइडे समझौते ने उत्तरी आयरलैंड के दशकों पुराने और खूनी संघर्ष पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास कभी खामोश नहीं बैठता। 21वीं सदी ने इस देश को फिर से झकझोर कर रख दिया। 2008 के वित्तीय संकट के बाद सरकारी खर्चों में भयंकर कटौती हुई, जिसे ऑस्टेरिटी का दौर कहा गया। लोगों में हताशा और गुस्सा बढ़ने लगा और इसका सबसे बड़ा धमाका 2016 के उस मशहूर ब्रेक्सिट वोट में दिखा, जिसने पूरे देश को वैचारिक रूप से दो फाड़ कर दिया। 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद आज का ब्रिटेन पहले से कहीं ज्यादा मुखर लेकिन साथ ही गहराई से बटा हुआ नजर आता है। तो चलिए इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल छोड़ते हैं। आखिर ग्रेट ब्रिटेन होने का आज क्या मतलब रह जाता है? वो भी तब जब वो विशाल साम्राज्य एक धुंधला इतिहास बन चुका हो और विश्व मंच पर कोई भी इस राष्ट्र के इशारे का इंतजार न कर रहा हो। शायद इसका जवाब उन 1600 सालों के संघर्षपूर्ण इतिहास में ही छिपा है। परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने और अपना वजूद बचाए रखने की वो पुरानी जिद, लगातार खुद को बदलना और बार बार नए सांचे में ढालना, यही तो इस राष्ट्र की असली पहचान रही है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर इतिहास को देखने का एक नया नजरिया देगा।